हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे SAIM के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 28 लेक्चर वीडियो है। 27 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 28th लेक्चर वीडियो। एंड आज के इस लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये चैप्टर है अबाउट रिस्क। रिस्क के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। शेयर मार्केट में क्या रिस्क होता है तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है रिस्क का, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रिस्क कितने टाइप का होता है या कह लीजिए रिस्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो रिस्क के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क में 3 टाइप के रिस्क आते हैं, अनसिस्टमैटिक में 2 टाइप के रिस्क आते हैं। तो वो सब भी हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके आगे मैं बताऊंगी कि ये जो रिस्क का एक्सपोजर है इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। फिर रिस्क कैलकुलेशन करना सीखेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी मदद से रिस्क को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेशन वगैरह होता है वो सब हम समझेंगे। उसके बाद में आपको कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन है, दिस इज अ रिग्रेशन लाइन, इसके बारे में समझेंगे, इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या समझ में आता है इस लाइन को देख करके। तो वो सब हमें समझना है, ठीक है। एंड उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हमें समझना है। तो इस चैप्टर में ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड मैं मार्क करूंगी कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का। सिक्योरिटीज का ये जो सब्जेक्ट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिस्क। तो फिर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्क के बारे में, ठीक। वैसे ये जो रिस्क है आपके लिए कोई नया शब्द नहीं होगा, ये रिस्क हम अपनी डे टू डे बात में भी यूज करते रहते हैं, रिस्क, ठीक है। तो बट यहाँ पे शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है शेयर्स में, डिवेंचर में या बाकी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट अगर करता है तो हम उस रिस्क की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर कोई भी रेशनल इन्वेस्टर है जो सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं जहां पे भी उसे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे शेयर्स में, चाहे डिवेंचर में या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले रिस्क एनालाइज करेगा, ठीक है। कोई भी रेशनल इन्वेस्टर सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, जिस भी स्टॉक में सपोज करिए जिस भी कंपनी के शेयर में वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, उसका उसका सबसे पहले क्या करेगा, रिस्क एनालाइज करेगा कि इस स्टॉक में रिस्क कितना है, ठीक है। जो भी एक्चुअल रिटर्न वो रिसीव करेगा, ठीक है, वो कितना होगा, मतलब एक्चुअल रिटर्न तो खैर समय के बाद ही पता चलेगा, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक से, वो सब वो पहले एनालाइज करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिस्क को एनालाइज करेगा, ठीक। तो इसलिए रिस्क हमें जानना बहुत जरूरी है कि रिस्क होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आगे चल के आप भी इन्वेस्टमेंट जब करेंगे या चलिए किसी और के लिए अगर आप रिस्क कैलकुलेट करेंगे या आप खुद का भी अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी तो रिस्क एनालाइज करना होगा। किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आप भी तो रिस्क कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या होता है। तो रिस्क क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड रिस्क, यानी लॉस होने की जो संभावना है दैट इज कॉल्ड रिस्क। अगर कोई लॉस होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो कहीं डूबने वाला नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। वो क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं जो एफडी होती है, हमने 100 रुपए, एग्जाम्पल है ये केवल, अगर मैंने 100 रुपए एफडी में लगाया तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपए से बढ़ के ही मिलेगा। अगर 5% एफडी का रेट है तो यानी 105 रुपए मिलेगा, यानी बढ़ के ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क नहीं है। तो एफडी इज अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ठीक। तो बेसिकली रिस्क क्या है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी लॉस होने की जो संभावना है दैट इज कॉल्ड रिस्क।
बट अगर लॉस होने की कोई संभावना नहीं है तो रिस्क है जीरो। रिस्क क्या है? जीरो। अगर लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं है तो उसको कहते हैं रिस्क है जीरो या कहते हैं रिस्क फ्री। ठीक है, तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, यानी कुछ बुरा होने की जो संभावना है, इसको कहते हैं रिस्क। रिस्क तो वहीं पे है ना जहां पे कुछ बुरा हो सकता है, जहां पे कुछ भी बुरा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी वहां पे कोई रिस्क ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रिस्क, ये रिस्क है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनीशन लिखी है, 3 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन रिस्क की लिखी है। अभी मैं तीसरी डिफिनीशन पे आऊंगी। तो पहली डिफिनीशन आपको समझ में आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की जो संभावना है इसको रिस्क कहते हैं, या कुछ बुरा होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिस्क कहते हैं। एंड तीसरा जो है इसको मैं मार्क करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये क्या है? ये रिटर्न के रिस्पेक्ट में रिस्क को बताया गया है कि वेरिएशन इन रिटर्न। देखिए आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले ना। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें रिटर्न बढ़िया मिले। तो जो वेरिएशन इन रिटर्न है दैट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक, सपोज करिए एक कंपनी है, उसका स्टॉक का जो रिटर्न है वो ऐसा है, ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जिसके स्टॉक का रिटर्न क्या है? ऐसा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा रिटर्न है, कभी कम है, फिर कभी बहुत ज्यादा है, कभी कम है। तो पर एक दूसरी कंपनी जिसका रिटर्न क्या है? एक सिस्टमैटिक वे में ऐसे रिटर्न है, तो हम कहेंगे ये कंपनी जो है इसका रिस्क क्या है? इसका रिस्क लो है, इसका रिस्क कम है। जबकि जो दूसरी कंपनी है जिसका रिस्क, जिसके रिटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसका जो रिटर्न है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो हम कहेंगे कि उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। ये बात समझ में आई? तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। रिटर्न में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा रिस्क है। कम वेरिएशन मतलब कम रिस्क। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर ए है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उनका जो रिटर्न आ रहा है वो 10%, 10%, हर साल उनका 10%, या चलो कभी 9% भी मिल गया, बट ऐसे ही वेरी कर रहा है। जबकि एक मिस्टर बी है, उनका रिटर्न क्या है? कभी 10%, कभी 20%, कभी 8%, कभी 9%, कभी 5%, ऐसे इनका रिटर्न है। तो देख रहे हैं आप कितना ज्यादा वेरिएशन है, 10, 20, 8, 9, जबकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यानी मिस्टर बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ज्यादा रिस्की है। तो रिस्क बेसिकली क्या होता है? वेरिएशन इन रिटर्न। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। आप दोनों डिफिनीशन लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड रिस्क एंड वेरिएशन इन रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। यानी रिटर्न में जितना ज्यादा वेरिएशन होता है उतना ज्यादा रिस्की स्टॉक है। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वेरिएबिलिटी इन द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में जो वेरिएबिलिटी होती है ना, इसको कहते हैं रिस्क। ठीक, तो अब मुझे लगता है रिस्क के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट कहिए या कह लीजिए टाइप। रिस्क कितने टाइप का होता है? तो रिस्क 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके फर्दर कितने टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, बट उससे पहले जरा आपको पहले भी डिस्कस हुआ है, फिर से एक बार बता दूं, रिस्क जानना क्यों जरूरी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क? रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को जानना, रिस्क को समझना क्यों जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो मैंने बताया था कोई भी रेशनल इन्वेस्टर है, समझदार इन्वेस्टर है, वो रिस्क फैक्टर को एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, एंड थॉरो नॉलेज जो है रिस्क की वो भी जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो पोर्टफोलियो है वो प्लान करता है। पोर्टफोलियो मतलब समझ रहे हैं ना? पोर्टफोलियो मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे मैंने अगर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैंने कुछ जो पैसा है कंपनी ए के शेयर में लगाया है, कुछ बी में लगाया है, कोई कंपनी सी के डिबेंचर खरीदे हैं, कुछ मैंने थोड़ा एफडी लगा लिया है, थोड़ा म्यूचुअल फंड लगा लिया है, तो ये सब क्या है? थोड़ा गोल्ड भी खरीद लिया है, तो ये क्या है? दिस इज पोर्टफोलियो, इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। दिस इज कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, यानी पूरा पैसा एक जगह ना लगा के मेरा एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो को प्रॉपरली प्लान करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर को क्या हो? इन्वेस्टर को हो प्रॉपर नॉलेज रिस्क की, क्योंकि तभी वो क्या करेगा? अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को क्या कर पाएगा? मिनिमाइज कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर अगर जो इन्वेस्टर है वो अगर एनालाइज कर पाता है, देन ओनली इन्वेस्टर कैन प्रॉपरली प्लान हिज पोर्टफोलियो, वो प्रॉपरली अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर पाएगा एंड डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क, ये रिस्क की इंपॉर्टेंस है। ठीक, आगे बढ़े।
तो मैंने बताया था रिस्क दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क फर्दर तीन टाइप के होते हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क दो टाइप का होता है, एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो समझ में आया रिस्क इतने टाइप के होते हैं। और अब हमें ये सारे ही जो डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क से। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? देखिए सिस्टमैटिक वर्ड क्या है? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब क्या है? एक जैसा। हिंदी में वैसे सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सुव्यवस्थित या योजना अनुसार। सिस्टमैटिक मतलब क्या है? एक जैसा। ठीक है, यानी अगर सपोज करिए कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? वो रिस्क जो हर कंपनी के लिए सेम है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो रिस्क विच इज एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर कंपनी, यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी के बाहर का एक्सटर्नल जो रिस्क होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। एंड सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है अनकंट्रोलेबल बाय द कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी इस रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका नाम ही है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी ये रिस्क क्या है? सिमिलर है, सिस्टमैटिक है हर कंपनी पे। ठीक है, एंड दिस रिस्क इफेक्ट द होल मार्केट। ये जो रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क, इसके अंदर आते कौन कौन से रिस्क है वो ही मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। सिस्टमैटिक रिस्क इफेक्ट द होल मार्केट, ये पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क। इसके नाम पे जाइएगा, जैसा नाम है वैसा काम है। सिस्टमैटिक मतलब एक जैसा, सिस्टमैटिक वे में, यानी ए कंपनी हो, बी कंपनी हो, सी कंपनी हो, डी कंपनी हो, ई कंपनी हो, कोई भी आगे एक्स तक कंपनी हो, लेकिन ये जो रिस्क है वो सिस्टमैटिक वे में सब पर सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, एंड इस रिस्क को कोई भी कंपनी कम नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं, कम कर सकती है, अवॉइड नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जब भी रिसेशन होता है, ठीक है, जब भी रिसेशन आता है, या आपने कोरोना टाइम में देखा था, ठीक है, जब लॉकडाउन वगैरह लग गए थे, तब क्या हुआ था? चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो क्या हुआ था? इफेक्ट हुआ था ना। हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो उस समय सेंसेक्स 26,000 पे पहुंच गया था। ठीक है, तो ये क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क है, हर कंपनी पे इंपैक्ट पड़ा था, पूरे मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, हर कंपनी पे इंपैक्ट पड़ा था और कोई भी कंपनी इससे बच नहीं सकती थी। इट इज अनअवॉइडेबल। आप सिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, तो अब मैं आपको ये तीनों रिस्क डिटेल में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिस्टमैटिक के बारे में बात कर लिया तो थोड़ा अनसिस्टमैटिक भी समझ लेते हैं। देखिए सिस्टमैटिक मतलब वो जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट डाले, वो रिस्क जिससे पूरे मार्केट की जितनी कंपनीज है सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इसका जस्ट अपोजिट है, यानी वो रिस्क फैक्टर, वो रिस्क विच इज स्पेसिफिक या विच इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी, वो रिस्क जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क हो, कंपनी ए बी सी तीन कंपनी है, वो रिस्क जो केवल कंपनी ए का है, कंपनी बी का इस पे कोई इंपैक्ट, इस रिस्क का कंपनी बी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, जैसे और अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन कौन से कारण हो सकते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क? जैसे मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, कोई कंपनी है, कंपनी ए, उसका मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, या टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, या प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज आया, या रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, या कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अब चेंज हो चुका है, या कोई लेबर की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब प्रॉब्लम क्या है? ये कंपनी ए की है ना, कंपनी सी या कंपनी जेड की तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। तो दीज प्रॉब्लम आर स्पेसिफिक या पिकुलियर टू अ पर्टिकुलर कंपनी, ये सब प्रॉब्लम किसी एक कंपनी की है, तो इस टाइप का जो रिस्क होता है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क हो, पूरे मार्केट का रिस्क नहीं हो। ठीक है, तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। एंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिस्क, इस रिस्क का जो नेचर है एंड मैग्नीट्यूड है ये भी डिफर करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड कंपनी टू कंपनी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ये बहुत तेजी से चेंज होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट में? मोबाइल, मोबाइल आप देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी अपडेशन आते हैं, मोबाइल मॉडिफाई होके आते हैं। और जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल की भी बात करूंगी, इनमें भी टाइम टू टाइम कितने मॉडिफिकेशन होते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है इसमें कितनी जल्दी कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है एज कंपेयर टू आयरन
आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री के कंपेयर में। तो यानी इस टाइप की जो कंपनी है, यानी ये जो ऐसी कंपनी जो ऑटोमोबाइल में हो, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हो, वहां पे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत तेजी से चेंज होता है। यानी इस टाइप का रिस्क इन कंपनीज में ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। वो रिस्क जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का है, ए कंपनी का है, जेड कंपनी का नहीं है, शायद जेड कंपनी का कुछ और रिस्क हो। ठीक है, तो वही है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो एक जैसा नहीं है हर कंपनी पे। ठीक है, एक और जैसे अनसिस्टमैटिक रिस्क में ये बात भी आती है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है, या कह लीजिए जो कंपनी है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर तो जान रहे हैं ना, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेब्ट और इक्विटी का जो रेशियो है। यानी कोई भी कंपनी है उसने अपने पूरे कैपिटल में कितना डेब्ट रखा है और कितना इक्विटी रखा है। इक्विटी मतलब शेयर के फॉर्म में कितना पैसा उठाया है, डिवेंचर के फॉर्म में कितना पैसा उठाया है, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, एंड फंड जो रेज किया है ये किस फॉर्म में किया है, किस मोड से किया है। ठीक है, तो ये भी हर कंपनी का क्या होगा, अलग अलग होगा ना। हर कंपनी का जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है, या कह लीजिए डेट इक्विटी का जो रेशियो होता है, दिस इज डिफरेंट, वो अलग अलग होता है ना। तो ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये भी अलग अलग होता है हर कंपनी का। एंड ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं फॉर्म द अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये जो मैंने आपको ये बताया, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज, और ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और ये जो डेट इक्विटी का जो पोर्शन है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क के कारण क्या होता है, जो भी कंपनी है उसके रिटर्न में क्या आता है, वेरिएशन आता है। रिटर्न, जो भी कंपनी के शेयर से आपको रिटर्न मिलने वाला था उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। एंड इस टाइप के रिस्क को क्या कहते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बताया था, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो अब हम ये दो रिस्क भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिटेल में पढ़ लिया। रिस्क क्या होता है वो समझ लिया, सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है ये समझ लिया। ठीक है, और अब हमें पढ़ने हैं ये जो 5 टाइप के रिस्क हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2024 तक, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और मेरे 2 चैनल है, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है। तो जरूर मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्क की। सिस्टमैटिक रिस्क में मैंने बताया था ना, सिस्टमैटिक रिस्क में ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं। तो अब हमें ये 3 टाइप के रिस्क पढ़ने हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ ये जो टॉपिक है ना, ये जो 5 टाइप के रिस्क है, इसको अब मैं अगले लेक्चर में कवर करती हूँ। फिलहाल आज यहां तक रखिए। आज हमने रिस्क क्या होता है ये समझा। रिस्क क्या होता है, रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। रिटर्न में जो वेरिएशन आता है इसको कहते हैं रिस्क। ठीक है, तो आज हमने रिस्क समझा, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है ये समझा, अनसिस्टमैटिक रिस्क समझा, एंड टाइप ऑफ रिस्क के आज हमने नाम पढ़ लिए हैं। अगले टर्न पे ये जो 5 टाइप के रिस्क हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम मार्केट रिस्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।